नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। ज्ञानपुर प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम 2019 से ही आपका सफलतापूर्वक मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब इसी श्रृंखला में हम आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण पहल को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है PYQs अभ्यास। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो बेसिकली इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि आपकी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जिसके तहत आपकी प्रारंभिक परीक्षाएं होने जा रही हैं आगे आने वाले महीनों में, जैसे कि जो आपका आने वाला जून का महीना है उसमें आपका यूपीएससी का पीटी का एग्जाम होगा। इसके बाद आगे आने वाले महीनों में आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, जिसमें यूपी पीसीएस का अपर का एग्जाम आपका होगा। इसके अलावा आपका आरओ का एग्जाम होना भी प्रस्तावित है। सितंबर के महीने में आपका बीपीएससी का एग्जाम भी होने जा रहा है। तो इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेहतर अभ्यास कर लेते हैं और उनको कई बार रिवाइज कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी आपको माननी है कि आपको एग्जाम में 70% से ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं PYQ से मिलने जा रहे हैं। तो इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? इसके लिए हम PYQs अभ्यास के सेशन को आपके साथ लाए हैं। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस और सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसके तहत सबसे पहले हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, जिसमें आधुनिक भारत के टॉपिक को पहले लिया जाएगा और फिर उसके बाद एंशिएंट और मिडिवल के दूसरे टॉपिक्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरे टॉपिक्स को लिया जाएगा और इस तरीके से यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स की चर्चा आपके साथ करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस का संबंध किसी न किसी रूप में PYQ से ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के PYQs के इस सेशन के तहत हम कौन कौन से एग्जाम्स को कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें हम यूपीएससी के क्वेश्चंस, यूपी के क्वेश्चंस, उत्तराखंड के क्वेश्चन, बीपीएससी के क्वेश्चन, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जितनी भी महत्वपूर्ण पीसीएस परीक्षाएं हैं उन सभी के क्वेश्चंस को आपके साथ कवर करेंगे। इसमें आज जो सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे वह है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के PYQs। मॉडर्न हिस्ट्रीज के PYQs में किस टॉपिक की सबसे पहले आज चर्चा होने जा रही है? तो वह है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के तहत बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमारा प्लान इस तरीके से रहेगा कि हम अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम यूपीएससी में PYQs जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पूछे गए हैं उनको सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। यह जो क्वेश्चन है ये 2021 में पूछा गया था। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में निम्नलिखित में कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे? भरूच, चीकाकोल, तिरुचिनापल्ली। और आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। आपके विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल तीन कि दो और तीन। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के संबंध में ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की कहां-कहां फैक्ट्रीज अवस्थित थीं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि किस तरीके का इसमें थोड़ी सी कठिनता लाई गई है। जैसे कि पूछा गया है 17वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थांश। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो 17वीं शताब्दी का मतलब हुआ कि हम 1600s की बात कर रहे हैं, 1600 की बात चल रही है जो 17वीं शताब्दी के रूप में देखा जाएगा। और अगर हम इसके प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो शताब्दी में क्या होता है? 100 साल होता है। और 100 साल में अगर हम चतुर्थांश की बात करें यानी चौथा अंश, चौथा अंश का मतलब क्या हुआ कि बात हो रही है 25 साल की। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में, तो इसका मतलब ये हुआ कि सन 1600 से लेकर 1625 के बीच की अवधि के बीच में कहां-कहां ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने अवस्थित थे, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसकी जानकारी कैसे होगी? तो इसकी जानकारी के संदर्भ में सबसे पहले तो हमें एक टेबल देखनी है।
कि जब हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं और उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को अवस्थित किया। इस टेबल के माध्यम से कम नहीं तो 2 क्वेश्चंस आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आपसे कहा जाएगा कि आप ये बता दीजिए कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में आई और उन्होंने अपनी फैक्ट्री कब कब स्थापित की। यानी यूरोपीय कंपनियों के द्वारा फैक्ट्री स्थापना का जो क्रम है वह आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले कौन थे, तो पुर्तगाली आए। कब आए? 1498 में। फिर उसके बाद अगर कंपनी स्थापना के दृष्टिकोण से देखें कि किसने पहले अपनी कंपनी स्थापित की, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1600 में अपनी कंपनी स्थापित की। फिर उसके बाद इसमें नाम आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसने 1602 में अपनी कंपनी स्थापित की। फिर उसके बाद इसमें डेनमार्क के निवासी यानी डेनिश का नाम आ जाता है, जिन्होंने सन 1616 में अपनी कंपनी स्थापित की। फिर उसके बाद इसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आ जाता है, जिन्होंने 1664 में अपनी कंपनी स्थापित की। इसके अलावा एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी नाम आता है, जिसने 1731 में अपनी कंपनी को स्थापित किया था। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत कभी नहीं आई। इसने मोटे तौर पर चीन के साथ ही अपना व्यापार जारी रखा था। यानी पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि अलग अलग जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अब इसी में दूसरा जो है, आप ध्यान रखिएगा, दूसरा जो क्वेश्चन बनने का इसमें तरीका है वो ये है कि वो आपसे पूछ लेगा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई हैं उन ईस्ट इंडिया कंपनीज में भारत आने का क्रम क्या है। यानी कौन पहले आया, कौन बाद में आया। तो अगर सबसे पहले देखें तो कौन सी कंपनी आई है या सबसे पहले कौन आए हैं, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1498 में आई। यानी इस रूप में भारत आगमन का क्रम सबसे पहले इनका है। लेकिन दूसरे नंबर पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भले ही सन 1602 में अपने को स्थापित किया हो, लेकिन वो आ गए अंग्रेजों से पहले। यानी दूसरे नंबर पर कौन आए हैं? डच आए हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे अंग्रेज, जो 1608 में आए। फिर उसके बाद क्रम वैसा ही है, जिसमें चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और सबसे अंत में आने वाले कौन हैं, तो हमारे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आई, केवल स्थापना वर्ष के रूप में आप इसको याद रखेंगे। यानी यूरोपीय कंपनियों में 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी हमने हल किए वो ये हैं कि कौन कौन सी कंपनी कब कब स्थापित हुई, और दूसरा कौन कौन सी कंपनी कब भारत आई। अब इसमें जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि भाई ये बताइए 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश यानी 1600 से लेकर 1625 के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने अपना कारखाना कहाँ कहाँ बनाया था। तो इसके लिए आपको फैक्ट्रीज के बारे में ध्यान रखना होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कार्यकाल कैसा रहा है, तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि जब पुर्तगाली 15वीं शताब्दी में अपने आप को भारत में अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश कर लिए, तो उसके बाद जो उनके यूरोप में कॉम्पिटिटर्स थे उनके मन में भी ये बात आई कि हमें भी भारत में जाकर वहाँ का व्यापार करना चाहिए, वहाँ से लाभ लेना चाहिए। और इसी क्रम में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उससे संबंधित दूसरी कंपनीज के द्वारा काम किया गया। जैसे कि इसमें सबसे पहले 1599 में एक मर्चेंट एडवेंचरर्स कंपनी बनाई गई। क्या बनाया गया? मर्चेंट एडवेंचरर्स कंपनी बनाई गई। फिर उसके बाद 31 दिसंबर सन 1600 को जो महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, महारानी कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट, उसके द्वारा एक कंपनी को स्वीकृति दी गई और उसे विशेषाधिकार दिए गए कि ये जो कंपनी है ये ईस्ट के साथ ट्रेड करेगी और वह जो है मोनोपोली के रूप में ट्रेड करेगी। इसी कंपनी को बाद में जाना गया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जिसका पूरा नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी
ईस्ट इंडीज। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, सन 1600 में वो स्थापित हुई। जब स्थापित हुए तो उन्होंने भारत आने के लिए काम करना शुरू किया और इसके संबंध में काम शुरू हुआ आपका 1607 के बाद से। इसमें कुछ व्यक्तियों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले सन 1609 के दौर में एक विलियम हॉकिंस करके एक व्यक्ति हुआ करता था। वह जो है उस समय का जो मुगल सम्राट है जहांगीर, उसके दरबार में आता है। वह लगभग 2 साल तक मुगल सम्राट के दरबार में रहा। हालांकि चूंकि उस समय पुर्तगाली भी भारत में व्यापार कर रहे थे और उन्हें अंग्रेज पसंद नहीं थे, तो पुर्तगालियों के विरोध के चलते वो बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सका। यानी 1609 से लेकर 1611 तक विलियम हॉकिंस भारत में रहा। हालांकि वो बहुत ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विशेषाधिकार दिलवाने में सफल नहीं रहा। लेकिन भले ही उन्होंने जो है कुछ विशेषाधिकार वगैरह या व्यापारिक संधि वगैरह हासिल ना किया हो, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने भारत में अपने आप को बसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और इसके लिए सबसे पहले उन्होंने सन 1611 में आपका जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, उस आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक मसूलीपट्टनम करके एक एरिया है, मसूलीपट्टनम या उसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। मसूलीपट्टनम के एरिया में जो है सबसे पहले अपने आप को एस्टेब्लिश किया। यानी आप याद रखेंगे मसूलीपट्टनम कौन सा क्षेत्र है, तो आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है जहां पे सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना एक अस्थाई, आप याद रखेंगे, नॉन परमानेंट अस्थाई कारखाना लगाया था। ये परमानेंट नहीं था, अस्थाई था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज लगातार कोशिशों में लगे हुए थे कि हम किस तरीके से अपने आप को भारत में एस्टैब्लिश करें, और इसके संदर्भ में सन 1612 एक महत्वपूर्ण तिथि है। 1612 में क्या हुआ, तो 1612 में एक कैप्टन बेस्ट करके जो है एक व्यक्ति हुआ करता था। कैप्टन बेस्ट करके एक व्यक्ति हुआ करता था, उसका जो है पुर्तगालियों से सामना हुआ और उसने क्या किया कि बैटल ऑफ स्वाली में, जिसे स्वाली का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ स्वाली में क्या किया कि उसने जो है पुर्तगालियों को हरा दिया। और इस स्वाली युद्ध से जो है जब अंग्रेज जीत गए, पुर्तगाली हार गए, तो उस समय का जो मुगल सम्राट था बहुत ज्यादा खुश हुआ और जहांगीर ने खुश होकर अंग्रेजों को आज्ञा दे दिया कि जाओ बेटा तुम अपना कारखाना स्थापित कर लो। और इस तरीके से 1613 में अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत के क्षेत्र में अपने आप को एस्टैब्लिश किया। यानी सबसे पहले कहां पे, मसूलीपट्टनम में। फिर उसके बाद कैप्टन बेस्ट या थॉमस बेस्ट भी उसको कहते हैं, उसने समुद्र में एक बैटल ऑफ स्वाली हुआ, उसमें पुर्तगालियों को हराया और इससे जहांगीर बहुत खुश हुआ और उसने खुश होकर सन 1613 में सूरत में अंग्रेजों को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। अब इसके आगे की कहानी क्या है भाई, तो इसके आगे की कहानी भी जान लीजिए। अब अंग्रेज ये सोच रहा है कि मैं किस तरीके से, मतलब अंग्रेज ये सोच रहा है कि मैं किस तरीके से आगे अपने आप को एस्टेब्लिश करूं। तो इसके लिए वो क्या करेगा, तो इसके लिए जो है अब एक वो दूसरे आदमी को भेजेगा मुगल दरबार में, और ये आदमी जो है आएगा सन 1615 में। इसका नाम है थॉमस रो। अब थॉमस रो जो है वह आया जहांगीर के दरबार में। वह जो है कहा जाता है कि लगभग 4 साल तक 1615 से लेकर सन 1619 तक मुगल बादशाह के दरबार में रहा। जहांगीर के पीछे पीछे गया, जहां जहांगीर जाता था वहां वो जाता था, कोशिश करता था कि हम जो है अपने आप को बेहतर तरीके से एस्टैब्लिश कर सकें, और 4 साल तक वो लगा रहा। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, मुगल बादशाह से कोई बहुत बड़ी संधि हासिल कर पाने में सफल नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद कुछ दूसरे क्षेत्र हैं जहां पे उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। जैसे कि अंग्रेजों ने आगरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, अंग्रेजों ने अहमदाबाद में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, इसके अलावा भरूच का जो क्षेत्र है वहां पर भी जो है उन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। यानी अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन में आप ये अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि मोटे तौर पर जो सन 1600 से लेकर सन 1625 का दौर है, उस दौर में चीकाकोल के क्षेत्र में तो अंग्रेज नहीं थे, ना ही त्रिचनापल्ली के क्षेत्र में अंग्रेज थे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भरूच के क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश जरूर किया था। यानी इसमें केवल पहला विकल्प ही आपका सही है, और इस रूप में सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इस रूप में सही उत्तर हो जाएगा ए।
यानी केवल एक ही इसका सही उत्तर है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है और इसके लिए काफी डीप नॉलेज की जरूरत है जो हमने आपको देने की कोशिश की है। तो चलिए इस मैप में आप इसको देख सकते हैं। जो जो लोकेशन मैंने आपको बताई उन लोकेशंस को आप इसमें देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा मसूलीपट्टनम। यहाँ पे मसूलीपट्टनम सबसे पहले आए थे अंग्रेज सन 1611 में। एक उन्होंने आप कह सकते हैं नॉन परमानेंट या टेम्परेरी एस्टेब्लिशमेंट बनाया। फिर उसके बाद सन 1613 में वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुए? तो भाई सूरत में एस्टेब्लिश हुए। सन 1613 में कहाँ पे एस्टेब्लिश हुए? तो सूरत में एस्टेब्लिश हुए। फिर उसके बाद थॉमस रो की कहानी मैंने आपको बताई और उसने दूसरे क्षेत्रों में अंग्रेज कंपनी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिसमें आप आगरा का नाम याद रख सकते हैं, अहमदाबाद का नाम याद रख सकते हैं और सबसे बड़ी बात भरूच का नाम आप याद रख सकते हैं। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पे सन 1625 तक अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को एस्टैब्लिश किए हुए थी। आगे चलकर उन्होंने बंबई के क्षेत्र में अपने आप को एस्टैब्लिश किया, बंगाल के क्षेत्र में अपने आप को एस्टैब्लिश किया, उड़ीसा के क्षेत्र में अपने आप को एस्टैब्लिश किया, दक्षिण भारत में अपने आप को एस्टैब्लिश किया। तो धीरे धीरे वो बाकी क्षेत्रों में भी एस्टैब्लिश होंगे, उसके बारे में हम दूसरे क्वेश्चन में बात करेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए अब देखिए इसी से रिलेटेड कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। अब देखिए 2006 का ये क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है। अगर हमने अभी आपको जो कहानी सुनाई वो आपको पता हो, याद हो, तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सन 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना या ट्रेडिंग सेंटर स्थापित करने की अनुमति मिली। अभी मैंने पूरी कहानी सुनाई, क्या आंसर हो जाएगा? सूरत। आंसर है डी। इसमें जो मुगल बादशाह है वो कौन है? जहांगीर। और इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो 1612 के बैटल ऑफ स्वाली यानी स्वाली के युद्ध की। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मसूलीपट्टनम में कब एस्टेब्लिश थे? तो 1611 में एस्टेब्लिश थे। बाद में उन्होंने अपने आप को मद्रास और दूसरे क्षेत्रों में एस्टेब्लिश किया, उसकी कहानी हम बाद में बताएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? क्वेश्चन है आपका, कौन सा व्यक्ति है झगड़ों में भाग ले रहा है? विकल्प हैं क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क की वॉरेन हेस्टिंग्स। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, अगर आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल नॉलेज होगा और अगर मान लीजिए आप इसमें इस बात को रिलेट कर पाने में सफल हो पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति इतिहास में पहले सुनाई देता है, कौन सा व्यक्ति इतिहास में बाद में सुनाई देता है, तो आप काफ़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगने की ज़रूरत है। तो इसमें देखिए, भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की जो नीति अपनाई है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम जो है वो डुप्ले का आता है। अब ये डुप्ले का नाम क्यों आता है भाई? तो इसमें आपको कर्नाटक वॉर्स के बारे में याद रखने की जरूरत है। कर्नाटक वॉर्स के बारे में याद रखने की आपको जरूरत है। हम आगे कर्नाटक वॉर्स के बारे में बात करेंगे जब हम दूसरे पीसीएस के क्वेश्चंस करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि मोटे तौर पर इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1740 से लेकर 1763 रहा है। इसमें 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं जिसमें ब्रिटिशों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच, मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जो आज का जो मद्रास और उसके आसपास का क्षेत्र है उस पर नियंत्रण करने की ये पूरी लड़ाई थी जिसमें अल्टीमेटली अंग्रेज विजयी हुए। लेकिन इसमें सबसे पहला व्यक्ति डुप्ले था जो एक फ्रांसीसी गवर्नर था। कौन था ये भाई? ये एक फ्रेंच गवर्नर था और इसने जो है प्रथम जो आपका कह सकते हैं जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर था, उस फर्स्ट कर्नाटक वॉर में उसने इस बात को भली भांति समझ लिया था कि भारतीय जितने ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं उतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं और यदि हम उनको जो है अपनी सेना के साथ, अपनी रणनीति के साथ मदद करें तो वो जो है हमें पैसा दे सकते हैं, वो जो है हमारी मदद ले सकते हैं। और इस प्रकार की रणनीति डुप्ले ने शुरू की और जब सेकंड कर्नाटका वॉर हुआ तो आगे चलकर आप देखेंगे किस तरीके से धीरे धीरे जो भारतीय हैं, भारतीय शासक हैं, वो यूरोपियों पर निर्भर होते गए, जिसमें वो पहले फ्रांसीसियों पर डिपेंडेंट थे, बाद में अंग्रेजों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए और इसी से फिर आगे चलकर सहायक संधि व्यवस्था का भी
जन्म हुआ। सहायक संधि व्यवस्था के बारे में भी हम बात करेंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, डुप्ले। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है सन 2003 में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? अब इन्होंने फ्रांसीसियों के बारे में पूछ लिया है। तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि कौन सी यूरोपीय कंपनी पहले आई, कौन सी यूरोपीय कंपनी बाद में आई, उसमें आपको अगर फ्रांसीसियों को लोकेट करना हो तो आप याद रख सकते हैं कि फ्रांसीसी ऐसी यूरोपीय कंपनी है जो भारत में सबसे लेट में आए हैं। इनकी उपस्थिति सबसे देर हुई है और ये भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय हैं। इसका जो काल है वो आप याद रख सकते हैं, सन है लगभग 1664 के आसपास। इस समय जो आप कह सकते हैं जो फ्रांस था उस समय एक शासक का राज हुआ करता था, उसका नाम था लुई 14वां या लुई 14 उसे कहते हैं, जिसका एक बहुत आप कह सकते हैं लोकप्रिय उक्ति हुआ करती थी जिसे कहा जाता था, जिसमें वो खुद को कहता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ। यानी बहुत ज्यादा शक्तिशाली अपने आप को दिखाने की कोशिश करता था। अभी जो लुई 14 था उसका एक वित्त मंत्री हुआ करता था, मतलब फिनेंस मिनिस्टर हुआ करता था, उसका नाम था कोलबर्ट। कोलबर्ट ने ही जो है इसको सलाह दी थी लुई 14 को कि भाई साहब सारी यूरोपीय कंपनी जो है भारत के साथ व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करते कुछ? तो इसके दिमाग में आया, ऐसा लगा कि हमें भी करना चाहिए भाई, और इसने जो है अपनी एक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। इसको बनाया गया था सन 1664 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कंपनीज देस इंडीज ओरिएंटलेस कहते थे। ठीक है, नाम इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, इसको कहा जाता था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको यह अधिकार दिया गया कि वह जो है इंडियन ओशियन के क्षेत्र में, जो पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र है, उसमें 50 साल तक वह राज करेगी या 50 साल तक व्यापार अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी, यानी उसको मोनोपोली दी गई। सबसे पहले तो उसने अफ्रीका के पास एक छोटा सा द्वीप है, अगर आपने अफ्रीका का मैप देखा होगा, जैसे कि ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, उसे कहते हैं मेडागास्कर। उस मेडागास्कर में जाके जो है अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। भाई मेडागास्कर में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज तो थे नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं रहे, बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे। फिर उसके बाद उन्हें याद आया कि अरे हमें तो भारत जाने के लिए बोला गया था, तो भारत की तरफ वो जो है अब कूच करेंगे, और 1667 और 1668 में वह भारत आकर कुछ क्षेत्रों में अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें दो व्यक्तियों का नाम आप याद रख सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति है, उसका नाम है फ्रैंको कैरो, एक व्यक्ति है उसका नाम है फ्रैंको कैरो, और दूसरा व्यक्ति है उसका नाम है मरकारा। फ्रैंको कैरो और मरकारा, इन्होंने जो है फ्रेंच को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और सबसे पहले उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है कहाँ पे? तो सूरत में। याद रखेंगे, सबसे पहले कहाँ पे एस्टेब्लिश किया है? तो सूरत में एस्टेब्लिश किया है, और बाद में इन्होंने अपने आप को मसूलीपट्टनम में एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो सूरत और मसूलीपट्टनम, ये दो क्षेत्र आप याद रखेंगे जहां पे उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया। बाद में आप याद रखेंगे कुछ दूसरे क्षेत्रों में भी इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, जिसे हम मैप के देखेंगे। फिलहाल अगर आपसे पूछे कि भाई फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, सूरत। ठीक है, इसमें जो पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार का क्षेत्र है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ए, सूरत। देखिए यहाँ पे आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये जो मानचित्र है ये फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट को दिखाता है जो 1947 के अराउंड था। अब इसमें कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं आप याद रख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप याद रख सकते हैं सूरत के बारे में, अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए आपको सूरत दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को कहाँ पे एस्टेब्लिश किया, आपको याद होगा, तो मसूलीपट्टनम के क्षेत्र में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो उनका था, जो 1954-55 तक भारत में बना रहा, वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो है पांडिचेरी या पौंडीचेरी, या जिसे पुदुचेरी कहा जाता है। इसके कुछ क्षेत्र उनके पास थे, जिसमें पुदुचेरी हो गया, कराईकल हो गया, माहे हो गया, यनम हो गया। इन सब क्षेत्रों में अब उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा पटना में भी उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी, कासिम बाजार में भी उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी, चंद्रनगर में भी उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी, बालासोर में भी उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी, और ढाका में भी उनकी फैक्ट्री हुआ करती थी। तो
इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश किया था, तो सूरत में अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। ये क्वेश्चन आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ये सन 2007 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आपने जो अभी मैंने आपको टेबल दिखाया उसको फॉलो किया होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं भाई। अगर भारत आगमन का क्रम देखें तो सबसे पहले 1498 में कौन आए, तो हमारे पुर्तगाली जी आए। फिर उसके बाद कौन आया भाई, तो सन 1605 में, याद रखना भारत आने के क्रम के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1605 में डच आए। फिर उसके बाद 1608-9 में जो है हमारे अंग्रेज आए, ठीक है ना। फिर लगभग 1620 के अराउंड जो है वो हमारे डेनिश आए, और 1667-68 के अराउंड जो है वो कौन आए, तो फ्रेंच आए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत आगमन के क्रम में सबसे अंत में कौन आया है भाई, याद रखेंगे स्वतंत्रता पूर्व, तो आ गए आपके फ्रांसीसी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका सी। अब अगर मान लीजिए आपसे ये पूछे कि भाई निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे पहला आया, तो भाई पुर्तगाली आया। अब इसी में एक चीज आप याद रखेंगे कि अगर आपसे ये पूछ ले कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया, याद रखेंगे सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया, तो उसका आंसर भी है पुर्तगाली, जो 1498 में सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में 1961 में गए, जिसमें गोवा से जो है उनको भगाया गया था ऑपरेशन विजय के तहत। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है, आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये सन 2012 का क्वेश्चन है और इसमें जो है आपको थोड़ा सा मिडीवल हिस्ट्री का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भी थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन का पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये बताइए कि निम्नलिखित में से या उपर्युक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन है। किस किस चीज को भारत में लाए हैं अंग्रेज, या अंग्रेजों की भारत को देन क्या है, देखते हैं। सबसे पहले मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन। भू राजस्व का मूल्यांकन क्या अंग्रेज सबसे पहले किए मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मिडिवल हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो अकबर के काल से ही, या अकबर से पहले भी हम कह सकते हैं, शेर शाह सूरी के काल से ही ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी, जिसमें मोटे तौर पर मृदा किस तरीके की है, बंजर भूमि है, चाचर भूमि है, पोलज भूमि है, उपज किस तरीके की है कि उसमें हर 12 महीने खेती होती है, कि वह जो है परती भूमि है, ठीक किस तरीके की मिट्टी है, इसके आधार पर जो है भू राजस्व पहले से ही चल रहा था। ठीक है, अंग्रेज इसको नहीं लेके आए, अंग्रेज तो इसका में केवल शोषण का तत्व ऐड किए। ठीक है, इसमें महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी भूमि बंदोबस्त, ठेके की प्रणाली, ये सारी की सारी जो प्रणाली थी वो केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूलने के लिए थी। उसमें मृदा का स्वरूप, उपज के गुण ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते थे। तो ये निश्चित तौर पर ये सही नहीं है। अब दूसरा विकल्प देखते हैं, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, चलती फिरती तोपों का मतलब क्या हुआ कि जो वाहन है, जैसे कि मान लीजिए हाथी है, जैसे कि मान लीजिए ऊंट है, उसके ऊपर आप तोप रख के चला सकते हैं कि नहीं, इस तरीके की तोपों का उपयोग क्या अंग्रेजों ने किया? तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यह भी जो है मध्यकालीन भारत से ही देखा जा रहा था और मुगलों ने इसका प्रयोग काफी किया है। ठीक है, जो मुगल सैन्य प्रणाली थी उसमें इसका काफी प्रयोग होता था। दक्षिण भारत में भी इसका प्रयोग किए जाने के एग्जाम्पल मिलते हैं। यानी कहने की बात यह है कि अंग्रेजों से पहले ही इसका प्रयोग किया जा रहा था और यह भी केवल अंग्रेजों की देन नहीं है। अब अगला, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई क्या तंबाकू और जो लाल मिर्च की खेती है क्या वो भारत में अंग्रेजों की देन है? तो अगर इसको आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वास्तव में तंबाकू का जो प्रयोग है वह तो मुगलों के समय से ही शुरू हो गया था। अगर आपने मुगल हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको इस बात का नॉलेज होगा कि जहांगीर जो है इस बात को पसंद नहीं करता था और उसने तंबाकू पीने पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। ठीक है, तो तंबाकू का तो पहले से ही यूज हो रहा था।
लाल मिर्च की खेती के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि मुख्य रूप से जो है पुर्तगालियों के काल से शुरू हुआ है। ठीक है, भारत में काली मिर्च ज़्यादा होती थी। ये जो लाल मिर्च, हरी मिर्च का जो आप कह सकते हैं पौधे हैं, ये मुख्य रूप से पुर्तगालियों द्वारा भारत में लोकप्रिय बनाए गए। तो तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, इन दोनों के संबंध में आप ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें किसी यूरोपीय कंपनी को श्रेय देना भी है कि भाई किस यूरोपीय कंपनी को इसमें श्रेय देना चाहिए, तो इसमें आप पुर्तगालियों का नाम जो है याद रख सकते हैं, पुर्तगालियों की जो है देन याद रख सकते हैं। और आपको ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, बहुत अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान रखेंगे कि पुर्तगाली क्या क्या भारत में लेके आए हैं, पुर्तगालियों की भारत में क्या क्या देन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है किसी भी साल। जैसे कि पुर्तगालियों के देन में हम याद रख सकते हैं कि जो पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है 1556 में, वो गोवा में पुर्तगालियों ने लगाई थी। इसके अलावा भारतीय जड़ी बूटी और औषधीय वनस्पतियों पर जो वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन है, वो इसी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से गोवा में लगभग 1563 के आसपास जो है पुर्तगालियों ने किया। जो आप स्थापत्य कला देखते हैं, जिसमें चर्चों की जो प्रणाली होती है, जो गोवा के जो चर्च हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें ऐसे करके जो नुकीले चर्च होते हैं, जिसको गॉथिक स्थापत्य कला शैली कहते हैं, उसको भी भारत में इंट्रोड्यूस करने में पुर्तगालियों का योगदान है। इसके अलावा ईसाई धर्म का जो मुगल दरबार में जो आगमन है, वो किसके नेतृत्व में हुआ है? तो बहुत सारे पुर्तगालियों के नेतृत्व में हुआ है, जिसमें फादर एक्वाविवा हैं, मोन्सेराट हैं। ठीक, इसके अलावा मालाबार और कोंकण के तट पर ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार उन्होंने किया। हालांकि ईसाई धर्म भारत में पहले से ही था, यह बात ध्यान रखेंगे। ठीक, फ्रांसिस जेवियर हो गए, फादर रुडोल्फ हो गए, फादर मोन्सेराट हो गए, इन सब ने जो है पश्चिमी शैली के स्कूल्स और कॉलेज खोले, कॉन्वेंट स्कूल्स खोले, मिशनरी स्कूल्स खोले। जो फा हेरास हैं, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का गहन अध्ययन किया। बाइबल का स्थानीय भाषाओं में जो है अनुवाद कराया गया, कन्नड़ में, मलयालम भाषा में। और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको भारत में इंट्रोड्यूस किया है पुर्तगालियों में, जिसमें आप तंबाकू का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, कुछ फल सब्जियों के नाम याद रख सकते हैं, जिसमें आलू याद रख सकते हैं, भिंडी याद रख सकते हैं, मिर्च याद रख सकते हैं, मिर्च मतलब लाल मिर्च, हरी मिर्च। ठीक, अनानास याद रख सकते हैं, अनानास याद रख सकते हैं। ठीक, चीकू याद रख सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली याद रख सकते हैं। ठीक, ये सब फलों के बारे में कहा जाता है, सब्जियों के बारे में कहा जाता है कि इनको इंट्रोड्यूस किसने किया है? तो पुर्तगालियों ने किया है। इसके अलावा कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि भारत का जो जापान के साथ संबंध है, इंडिया जापान रिलेशंस, उनको शुरू करने का जो श्रेय है वो भी पुर्तगालियों को दिया जाता है। और इसमें भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो अंग्रेज तो इनमें से कुछ भी नहीं लेके आए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी देन जो है वो अंग्रेजों की नहीं है। उत्तर क्या है? डी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना अच्छा है। इसमें क्या पूछा गया है? तो इसमें मोटे तौर पर यह पूछा गया है कि कौन कौन से समुद्री यात्री किस किस देश से संबंधित हैं, कौन कौन से समुद्री यात्री किस किस देश से संबंधित हैं और उन्होंने किस किस क्षेत्रों की मुख्य रूप में खोज की है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये जो यात्री हैं इसमें समुद्री यात्री का एक तरफ दे रखा है और उनका देश दे रखा है। अब देखिए, जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन की जो शुरुआत है वो 15वीं शताब्दी से देखी जाती है। 15 सेंचुरी का भी पूरा इतिहास है। ठीक है, आप चाहेंगे तो उससे संबंधित नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि 15 सेंचुरी में ही आखिर ये सब कहानियां क्यों शुरू हुई थी। और इसमें हुआ क्या कि भाई, जो भारत के साथ जो यूरोप का ट्रेड हुआ करता था वो मुख्य रूप से लाल सागर के रूट से, या आप कह सकते हैं कि फारस के खाड़ी के रूट से होता था। लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया गया मुख्य रूप से ऑटोमन शासकों के द्वारा। ऑटोमन शासक हुआ करते थे इस्लाम वाले, और जो यूरोपीय हुआ करते थे वो थे ईसाई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत पहुंचने के लिए एक ऑल्टरनेट रूट की खोज कर दी। और इस ऑल्टरनेट रूट को खोजने में बहुत सारे व्यक्तियों की भूमिका शुरू हुई, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल के जो नाविक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसको प्रारंभ किया। जिसमें दो व्यक्तियों का नाम आप याद रख सकते हैं, एक है हमारे वास्को डी गामा और दूसरे हैं हमारे कोलंबस। ये दोनों ही भारत खोजने के लिए निकले थे। इसमें जो कोलंबस थे वो तो भाई खोजते खोजते अमेरिका पहुंच गए और उन्होंने अमेरिका की खोज कर दी, और अपने पूरे जीवन वो इसी बात को समझते रहे कि हमने भारत की खोज कर दी है। ठीक है, खोज अमेरिका दिए और सोच रहे हैं भारत में हम। ठीक, वास्को डी गामा इसमें ज़्यादा आप कह सकते हैं कि
खुशकिस्मत रहा और सबसे पहले वो 1498 में जो आपका केप ऑफ गुड होप का एरिया है जो अफ्रीका के सबसे दक्षिण में है उसका चक्कर लगाते हुए जो है वो भारत के तट पे पहुंचा। तो आप याद रखेंगे जो वास्को डिगामा था वो कहाँ का यात्री था, तो वह पुर्तगाल का यात्री था। ठीक है, अब अगर हम इस आधार पे देखें तो देखिए केवल अगर एक भी चीज पता हो, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सन 2000 का क्वेश्चन है, अगर केवल एक भी पता हो तो आसानी से इसका आंसर निकल के आ गया, आंसर आ गया हमारा बी। इस आधार पर हम याद रख सकते हैं कि भाई अगर इसमें जो है याद रख सकते हैं कि अगर वास्को डिगामा जो है वो पुर्तगाल का है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलंबस कहाँ का हो जाएगा, कोलंबस स्पेन का हो जाएगा। ठीक है, आपको हालांकि इंपॉर्टेंटली आप बात ध्यान रखेंगे कि मोटे तौर पर कोलंबस जो था वो इटली का निवासी था। ठीक है, जेनेवा नाम की जगह वहां का था, लेकिन उसको समुद्री यात्रा के लिए फंड किया था स्पेन ने, क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन दोनों इसमें काम कर रहे थे। ठीक है, तो इस आधार पर आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा कैप्टन कुक जो है उसने मोटे तौर पर खोज की थी हमारी ऑस्ट्रेलिया की, और वो कहाँ का निवासी था, तो वो ब्रिटेन का निवासी था। कैप्टन कुक कहाँ का निवासी था, ब्रिटेन का निवासी था। उसने कहाँ की खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और ये जो हमारा तस्मान है ये कहाँ का था, तो हॉलैंड का था। इसने क्या खोजा, तो इसने जो है जो तस्मानिया का क्षेत्र है जो ऑस्ट्रेलिया के पास है और जो न्यूजीलैंड का क्षेत्र है वहां की उसने खोज की थी। तो ये 15वीं-16वीं शताब्दी की कुछ समुद्री खोजें हैं जो आपसे पूछ सकता है। हालांकि सन 2000 का क्वेश्चन है लेकिन आगे भी ये पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी देखिए बहुत अच्छा है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब हो गया कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यह पूछा है। पुर्तगालियों ने सन 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। अब अगर पुर्तगालियों की यात्रा के बारे में मैं आपको बताना शुरू करूं तो इसकी यात्रा जो है बहुत अच्छी है, मतलब बड़ी रोचक है। जैसे कि यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है वो 15वीं शताब्दी के दौर से शुरू होता है। अब ये 15वीं शताब्दी से क्यों शुरू होता है, तो 1453 में जो है एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसे कहा जाता है कुस्तुनतुनिया का पतन। क्या कहा जाता है, कुस्तुनतुनिया का पतन। अब ये कुस्तुनतुनिया क्या है, तो कुस्तुनतुनिया जो आज का आपका तुर्की का क्षेत्र है, तुर्की जिसे बोलते हैं, उसकी राजधानी हुआ करती थी और वहां पे उस्मानी खलीफा यानी ऑटोमन शासक राज किया करते थे। तो ऑटोमन शासकों ने क्या किया कि यूरोप में एक साम्राज्य हुआ करता था, उसको पूर्वी रोमन साम्राज्य या बाजेंटाइन एम्पायर कहा जाता था। तो बाजेंटाइन एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, उसके ऊपर कब्जा करके उसको जीत लिया। जब उन्होंने इसको जीत लिया तो उसके बाद हुआ क्या कि भारत जाने वाला जो रास्ता था वो सारा का सारा कब्जे में आ गया ऑटोमन शासकों के, और उन्होंने मेनलैंड यूरोप के जो देश थे उनको कहा कि हम यहां से गुजर के आपको नहीं जाने देंगे। तो वो स्पेन और पुर्तगाल के जो देश थे वो सोचने लगे कि भाई किस तरीके से व्यापार करें हम भारत के साथ, क्योंकि भारत की बहुत सारी वस्तुओं की जो डिमांड थी वो यूरोप में थी, जैसे कि काली मिर्च हो गई, मसाले हो गए, कपड़े हो गए, और इन सब चीज़ों को वो चाहते थे। तो हुआ क्या कि स्पेन और पुर्तगाल के नेतृत्व में समुद्री यात्राओं का एक नया दौर शुरू हुआ, और ये जो नया दौर है इसको शुरू करने में कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों की भूमिका है। ठीक है, इसमें जो है आप कुछ का नाम याद रख सकते हैं, हो सकता है भविष्य में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसमें जो है आप प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का नाम याद रख सकते हैं, इसमें बार्थोलोम्यू डियाज का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर उन्हें कहते थे, बार्थोलोम्यू डियाज का नाम याद रख सकते हैं जिन्होंने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया था। और फाइनली 1498 में 1498 में आपका जो आप याद रख सकते हैं वास्को डिगामा था। ठीक है, वास्को डिगामा जो था वह अब्दुल मनीद या जिन्हें अब्दुल मजीद भी बोलते हैं, उनकी सहायता से जो है वो भारत पहुंचा। भारत में कहाँ पे, तो आपका जो कोझिकोड का इलाका है, केरल का इलाका है, जिसे उस समय कालीकट का क्षेत्र कहते थे, वहां पे वो पहुंचा। और फिर उसके बाद तो भाई यूरोपियों का आना ही शुरू हो गया, पुर्तगालियों का आना ही शुरू हो गया, जिसमें वास्को डिगामा के बाद एक एक करके बहुत सारे पुर्तगाली गवर्नर आए और उन्होंने जो है भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा करने की प्रक्रिया को शुरू किया।
जो पुर्तगाली थे उनको सबसे बड़ी सफलता जो है 1510 में हासिल हुई, 1510 में। 1510 में क्या हुआ कि उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। गोवा का जो क्षेत्र है ना वो वाला, और उस गोवा के क्षेत्र को आप याद रखिएगा कि वो 1961 तक अपने कब्जे में रखे हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि 1499 में गोवा पर कब्जा वो नहीं किए थे, 1498 में तो आए ही थे, गोवा पर कैसे कब्जा कर लेंगे। इसका मतलब पहला ही कथन गलत है। यानी इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आंसर तो ए होना चाहिए। इसका मतलब बाकी तीनों जो विकल्प हो गएंगे सही हो जाएंगे। तो याद रख सकते हैं, आगे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। मैंने आपको बताया ही था 1611 में। पूरी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, याद रख सकते हैं, बालासोर का क्षेत्र था। ठीक। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध की घटना है, यह भी सही है। और इस रूप में सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। अब देखिए किन किन क्षेत्रों में जो है पुर्तगालियों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, इससे रिलेटेड एक ये मैप दिया हुआ है। जो पुर्तगालियों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे कहते थे एस्टाडो पोर्तुगीज द इंडिया या एस्टाडो द इंडिया। और इसमें कौन कौन से एरिया इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें कालीकट के क्षेत्र में सबसे पहले वो आए थे। ठीक है, कालीकट के क्षेत्र में सबसे पहले वो आए थे। हालांकि कालीकट के क्षेत्र में लंबे समय तक टिक के रह नहीं पाए, क्योंकि कालीकट का जो नवाब था, कालीकट का जो शासक था, उससे उनका झगड़ा हो गया था। तो बाद में कालीकट छोड़ के ये कोचीन चले गए। ठीक है, कोचीन, कोच्चि जिसे आज कहते हैं, और उस कोचीन के क्षेत्र में लंबे समय तक रहे। आगे चलकर जो है उन्होंने अपने आप को गोवा के क्षेत्र में एस्टेब्लिश किया। उन्होंने जो है ये जो बसीन का क्षेत्र है वहां पे एस्टेब्लिश किया। बम्बैया या जिसे बम्बई कहते हैं वहां पे उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। ये जो दीव का एरिया है वहां पे उन्होंने एस्टेब्लिश किया। ठीक है, याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सूरत के क्षेत्र में, दमन के क्षेत्र में, दादरा के क्षेत्र में, नगर हवेली के क्षेत्र में, बम्बई के क्षेत्र में, चौल बंदरगाह के क्षेत्र में अपने आप को इन्होंने एस्टेब्लिश किया। इसके अलावा अगर हम साउथ में आ जाएं तो नागपट्टनम का क्षेत्र है, वहां पे उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। ये वाला जो क्षेत्र है आप याद रख सकते हैं, पुलिकट का क्षेत्र। ठीक, मसूलीपट्टनम का क्षेत्र। बंगाल में अगर हम आ जाएं तो हुगली का क्षेत्र, बांदेल का क्षेत्र जहां पे इन्होंने एक चर्च बनाया था। इसके अलावा चटगांव का क्षेत्र। ये सब क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। ये आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड एक और मैप है, ये भी देखा जा सकता है, याद रखा जा सकता है। ठीक, चलिए अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के किनारे किसने अड्डा बनाया था। तो अभी मैंने आपको बताया हुगली जो है बेसिकली किसके अंडर हुआ करता था शुरू में, तो पुर्तगालियों के अंडर हुआ करता था। और पुर्तगाली ही जो है वो इस तरीके की हरकतें करते थे कि उसका प्रयोग वे जो है समुद्री लूटपाट के लिए करते थे। और इसी के चलते बाद में उनका पतन भी हुआ कि शाहजहां के समय जो है इसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया और शाहजहां ने क्या किया कि हुगली के क्षेत्र से इनको भगा दिया। बाद में फिर धीरे धीरे जो है इनका पतन होना शुरू हो गया और केवल ये गोवा, दमन, दीप आदि के क्षेत्र में ही सीमित रह गए। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने शुरू की। अब देखिए संयुक्त पूंजी कंपनी जो होती है उसको अंग्रेजी में लिखते हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की शेयर धारिता आधारित कंपनी है। ठीक है, एक तरीके की शेयर धारिता आधारित कंपनी है, शेयर धारिता आधारित कंपनी है, जिसमें कुछ लोग जो है पैसा लगाते हैं और पैसा लगा के जो जितना पैसा लगाता है उसी अमाउंट में उसको उस कंपनी के शेयर क्या हो जाते हैं, जारी हो जाते हैं। बाद में अपने आप को शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज के क्षेत्र में भी अपने आप को निगमित करा लेते हैं और जो सामान्य लोग हैं वो पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और जितना कंपनी को प्रॉफिट होता है उसी हिसाब से जो है वो अपना प्रॉफिट जो होता है, डिविडेंड वगैरह जो होता है, वो कंपनी के साथ साझा करती है। और ये जो कंपनीज होती हैं वो एक मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं। ठीक है, आज जैसे शेयर मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनी है ना, आपने सुना ही होगा, बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं जैसे कि रिलायंस वगैरह हो गया या फिर ओएनजीसी हो गया, ये सब भी एक तरीके की शेयर मार्केट आधारित कंपनी है। तो ये कंपनी पहले से चली आ रही है और सबसे पहले इसमें काम किया था अंग्रेजों ने। सन 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित हुई थी वो एक प्रकार की ज्वाइंट वेंचर कंपनी ही थी।
ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पुरानी एमएनसीज है, सबसे पुरानी ज्वाइंट वेंचर या शेयर धारिता आधारित कंपनी है, जिसमें लोगों ने इस आधार पर पैसा लगाया था कि इस कंपनी को जो है ईस्ट के साथ ट्रेड करने का मोनोपोली हासिल हुआ है और इस आधार पर वो ट्रेड करेंगे तो उन्हें फायदा होगा। तो भारत के साथ व्यापार के लिए या आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे पुरानी कंपनी में किसका स्थान है, तो अंग्रेजों का है। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन अंग्रेज दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो नहीं है। तो दूसरी कंपनी कौन सी भाई, तो दूसरी कंपनी है आपकी 1602 में स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पुरानी कंपनियों में डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, देख सकते हैं डचों का नाम यहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब कोई ये पूछ सकता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो स्थापित थी, उसका क्या। तो आप ध्यान रखेंगे जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक तरीके की सरकारी कंपनी थी। ठीक है, उसमें जो राजा महाराजा थे उनका पैसा लगा हुआ था, वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं प्राइवेट ट्रेड की तरह, या फिर आप कह सकते हैं वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप पे डिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है, इसी वजह से उनका पतन भी हुआ। यही सेम केस जो है फ्रांसीसी के साथ था, फ्रांसीसी भी एक सरकारी कंपनी थी और इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वो टिक नहीं पाई, विशेष रूप से अंग्रेजों के सामने। तो अगर मान लीजिए अंग्रेज दिया होता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिया होता तो आंसर हो जाता ब्रिटिश। अब ब्रिटिश नहीं दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कोचीन के बारे में पूछा गया है, कोच्चि के बारे में पूछा गया है और इसमें कुछ विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक, आधुनिक कोच्चि, ठीक, आधुनिक कोच्चि यानी कोचीन के बारे में पूछा है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक एक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ठीक है, कोच्चि यानी कोचीन। और इस पे सबसे पहले जो है अभी मैंने आपको बताया पुर्तगाली अपने आप को एस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, और बाद में पुर्तगालियों को जो है डचों ने हरा दिया और डच इस पे एस्टेब्लिश हो गए। बाद में डचों को किसने हराया, तो अंग्रेजों ने हरा दिया और अंग्रेज इस पे एस्टेब्लिश हो गए। तो इस तरीके से कोच्चि पे जो है अलग अलग यूरोपीय कंपनियों का शासन रहा। पुर्तगाली थे, फिर डच थे, फिर अंग्रेज थे। ठीक है, तो अगर इस आधार पे देखें तो आधुनिक कोच्चि कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजों ने इस पे शासन किया है। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिसपे बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, तो ये उल्टी बात दिखला है, पहले पुर्तगाली का था बाद में डचों का हुआ है, तो ये गलत हो गया। ठीक, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये बात तो एकदम गलत है भाई। जब अंग्रेजों का राज है तो डच उपनिवेश कैसे हो जाएगा। ठीक है, डचों को तो 1719 आप याद रख सकते हैं 1759 में अंग्रेज और डचों के बीच एक युद्ध हुआ था जिसको हुगली का युद्ध, ठीक, या फिर बेदरा का युद्ध बोलते हैं। तो इसमें जो है उन्होंने किसको हरा दिया था, तो डचों को हरा दिया था अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद से डच बहुत सीमित हो गए थे, उन्होंने भारत में बहुत कम क्षेत्रों पे जो है अपने आप को सीमित कर लिया था। तो कोच्चि के क्षेत्र में वो डच उपनिवेश था, ये तो एकदम बात गलत है। इसका मतलब एक ही विकल्प बचता है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, एकदम बात सही है। और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, ये बात भी एकदम सही है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक फोर्ट विलियम और भी है। ठीक है, एक फोर्ट विलियम और भी है, उससे कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। ये जो फोर्ट विलियम है वो कलकत्ता में है। ठीक है, और इसको नियर अबाउट आप याद रख सकते हैं लगभग 1700 के आसपास बनाया गया था, सन 1700 के आसपास बनाया गया था। और बाद में ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी टाउन के रूप में विकसित हुआ था। और इसको किसने विकसित किया था, तो आप याद रख सकते हैं ब्रिटिशों ने इसको विकसित किया था। ठीक है, तो फोर्ट विलियम और फोर्ट विलियम्स याद रखिएगा, फोर्ट विलियम है ये और ये क्या है, फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स, जैसे विलियम्स फोर्ट कहते हैं, इसे टीपू सुल्तान का किला भी कहा जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान फोर्ट। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे, फोर्ट विलियम्स, टीपू सुल्तान फोर्ट, ये कहाँ पे है, तो ये कोच्चि के क्षेत्र में है जिसे डचों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ये सन 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान से करना है। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों के द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए पुर्तगालियों के बारे में बात करें, ठीक है, पुर्तगालियों के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था पुर्तगालियों में भाई सबसे पहले 1498 में कौन है, तो आपका नाम याद रख सकते हैं, वास्को डी गामा, वह भारत आया। और फिर उसके बाद बहुत सारे पुर्तगाली गवर्नरों की भूमिका आती है, ठीक है। इन पुर्तगाली गवर्नरों में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ये सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर है, जिसने 1510 में 1510 में जो उस समय का बीजापुर का आदिल शाही सुल्तान था उससे गोवा को छीन लिया और ये 1961 तक जो है टेरिटरी रहा है पुर्तगाल की। तो ये बात तो एकदम सही है। अब अंग्रेज के बारे में जानिए। अंग्रेज के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, तो 1599 में, ठीक है, 1599 में 1599 में एक मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम की कंपनी बनाई गई। फिर सन 1600 में गवर्नर एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसको राइट्स मिले, मोनोपोली मिली। उसके बाद 1608 1609 में जो है आपका याद रख सकते हैं विलियम हॉकिंस भारत में कुछ कुछ कोशिश कर रहा है कि ब्रिटिश एस्टेब्लिश हो जाएं। वो 1609 से लेकर 1611 तक मुगल दरबार में रहा, हालांकि बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, जो एक नॉन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट था। फिर उसके बाद 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ। बैटल ऑफ स्वाली में जो अंग्रेज थे थॉमस बेस्ट, उसने पुर्तगालियों को हरा दिया, जहांगीर खुश हुआ और फाइनली सन 1613 में सूरत के क्षेत्र में उन्हें अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में सफलता मिली। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जो है साउथ के क्षेत्र में, आप कह सकते हैं वेस्ट इंडिया के क्षेत्र में, ईस्ट इंडिया के क्षेत्र में अपने आप को एस्टेब्लिश किया, जिसमें अगर हम बात करें मद्रास के क्षेत्र में तो 1639 में 1639 में जो है काम शुरू होता है, जिसमें फ्रांसिस ड्रेक करके एक आदमी हुआ करता था। उसने जो है जो उस समय का आप कह सकते हैं स्थानीय शासक हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें गोलकुंडा नरेश हो गया, मछलीपट्टनम के शासक वगैरह हो गए, उनसे जो है समझौता वगैरह करके विशेष रूप से जो मद्रास पट्टनम का एरिया है उसके पास विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन का एक प्लॉट लिया था और वहीं पर उसने मद्रास को एस्टेब्लिश किया। यही बाद में जो है मद्रास के रूप में डेवलप हुआ। इस रूप में ये तीसरा वाला जो विकल्प है वो एकदम सही है, ठीक। अब डच लोगों के बारे में बात किया जाए तो डच जो है सन 1602 में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए। 1605 में जो है भारत आना शुरू किए, जिसमें मसूलीपट्टनम का क्षेत्र है और दूसरे क्षेत्र है, इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी तटीय क्षेत्र में विशेष रूप से जो मसूलीपट्टनम का क्षेत्र है वहां पर इन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। हालांकि आप ये ध्यान रखेंगे कि जो स्थानीय शासक थे उनसे जो है उन्होंने लिया था, ठीक है, उन्होंने जो है उनसे आप कह सकते हैं जमीन ली थी, गजपति शासकों से जमीन नहीं ली थी। गजपति शासक जो थे वो बेसिकली उड़ीसा के शासक थे और ये 16वीं सेंचुरी तक ही रहे हैं। 17वीं शताब्दी तक आते आते इनकी शक्ति खत्म हो गई थी, यानी पहला वाला जो विकल्प है वो सही नहीं है। तो अगर इस आधार पे देखें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा बी, केवल 2 और 3, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी था, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब पुर्तगाली गवर्नर और उनकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, ये आपसे आगे आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको यहाँ पे टेबल के रूप में दिया है। 3 पुर्तगाली गवर्नरों के बारे में आप याद रखेंगे। एक है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, या जिसको अल्मीडा बोलते हैं, दूसरा है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक, और तीसरा है नीनो दी कुन्हा। इनका काम भी याद रख सकते हैं। 1500 ये आप याद रख सकते हैं 1505 से 1509, 1509 से 1515, 29 से 38। अल्मीडा जो था वो पहला पुर्तगाली गवर्नर था। इसने एक पॉलिसी अपनाई जो पूरे हिंद महासागर के क्षेत्र पर मोनोपोली क्रिएट करने की बात करती थी। हालांकि वो इस नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति कहता था, हालांकि ये शांत थी नहीं किसी भी रूप में,
ठीक है। इसने बहुत सारे युद्ध किए और युद्धों के माध्यम से पुर्तगालियों का एस्टेब्लिश किया, जिसमें 1508 में जो चौल के क्षेत्र में युद्ध हुआ उसमें उसको पराजय मिली, उसका बेटा भी मारा गया। हालांकि 1509 में जो दीव का युद्ध हुआ उसमें उसको जीत हासिल हुई और इस तरीके से जो है पुर्तगालियों को एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। अब अल्बुकर्क को जो है कहा जाता है पुर्तगालियों का एक वास्तविक संस्थापक, ये भी पूछा जाता है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1510 में इसने बीजापुर का जो आदिल शाही शासक थे उससे गोवा को छीन लिया और बाद में गोवा जो है राजधानी बना। इसने स्थानीय पुर्तगाली आबादी को प्रोत्साहन दिया और इसके लिए उसने सती प्रथा पर बैन लगाया था। ठीक है, इस रूप में इसका जो उद्देश्य था सती प्रथा बैन लगाने का वो अपने हितों की पूर्ति था। इसकी नीति जो थी वो हिंद महासागर पर एकाधिकार करनी थी, जिसे कारताज आर्मडा काफिला व्यवस्था कहते थे। यानी इसने जो है अनुमति पत्र निकालने शुरू किए, उसको कारताज बोलते थे। जो अनुमति पत्र नहीं लेता था उसको आर्मडा यानी आप कह सकते हैं नौसैनिक जहाज की मदद से उसको डुबो देता था, और जो उससे अनुमति पत्र लेते थे वो सारे जहाज जो है इसकी अनुमति के साथ एक काफिले के रूप में चलते थे। इन्हीं को कहा जाता था कारताज आर्मडा काफिला व्यवस्था। ठीक, तीसरा कौन है भाई? तो तीसरा है नीनो दी कुन्हा। इसी के काल में गोवा जो है पुर्तगालियों की राजधानी बनी। इससे पहले कोचीन का क्षेत्र महत्वपूर्ण था। इसी के समय आप ध्यान रखेंगे कि 1534-35 में जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उस पर जो है उस समय का जो मुगल सम्राट है, आप याद रख सकते हैं, हुमायूं जो है गुजरात पे हमला करने वाला था। बहादुर शाह को इस बात से डर था कि भाई हुमायूं अटैक करेगा तो गुजरात मेरे से छीन जाएगा, तो इसके लिए उसने पुर्तगालियों की मदद की थी। पुर्तगालियों से जो है उसने एक संधि करी और कहा कि आप जो है मुगलों की मदद करोगे, मतलब मुगलों के खिलाफ हमारी मदद करोगे और इसके बदले में उन्हें दीव देने की बात की गई। ठीक है, एक संधि हुई और कहा कि हम आपको दीव दे देंगे। पुर्तगालियों को कहा बहादुर शाह ने कि हम आपको दीव दे देंगे, बदले में आप जो है मुगलों के खिलाफ आप हमारी सहायता करेंगे। लेकिन परिस्थितियां थोड़ी बहुत बदल जाती हैं। बाद में गुजरात पे अटैक करने का जो हुमायूं का प्लान है वो चेंज हो जाता है, लेकिन पुर्तगाली दीव पर कब्जा कर चुके थे। अब बहादुर शाह ने कहा कि भाई जब हमने संधि की थी तो इसमें इस बात को तय किया था कि भाई दीव तब आपका एस्टेब्लिशमेंट होगा, दीव पर आपका कब्जा तब माना जाएगा जब पुर्तगाल जो है मुगलों के खिलाफ हमारी सहायता करेगा। अब जब मुगलों का हमला ही नहीं हुआ तो फिर आप क्यों हमारे द्वीप के क्षेत्र को लिए हुए हो? इसी बात को लेकर बाद में जो है पुर्तगालियों से बहादुर शाह का झगड़ा हो गया। पुर्तगालियों ने धोखे से जो है बहादुर शाह को जहाज पे बुलाया कि चलो बात कर लेते हैं, और फिर जो है उसको जहाज से ही धक्का दे दिया, जिससे बाद में जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से जो है दीव का क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। बाद में जो है इन्होंने ईस्टर्न इंडिया के क्षेत्र में अपने आप को विस्तृत किया, जिसमें चेन्नई के पास सेंट थॉम का क्षेत्र है, ठीक बंगाल में हुगली है, उन सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। इसी हुगली का प्रयोग वो करते थे समुद्री डाके डालने के लिए, जिसके चलते बाद में आप याद रख सकते हैं शाहजहां के काल में उनका संघर्ष हुआ और शाहजहां ने जो है उनको वहां से भगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो आप ध्यान रखेंगे, वो आपसे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे देखिए सारा का सारा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो आप याद रख सकते हैं। ये अलग अलग मैप में जो जो एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं वो आप याद रख सकते हैं, वो आपसे पूछ सकता है। अब देखिए वाला क्वेश्चन, और ध्यान से देखिएगा, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2008 में भी पूछा है, 2009 में भी पूछा है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया? देख रहे हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे कितना क्वेश्चन आया है। सबसे पहले कारखाना कब स्थापित हुआ? या तो 11 में या तो 13 में, ठीक है ना। और चाहे 11 हो चाहे 13 हो, इसमें कौन राजा है? तो मोटे तौर पर राजा है आपका जहांगीर, जो कब तक रहा? 1605 से लेकर 1627 तक रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर। ठीक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई उस समय कौन मुगल सम्राट था? तो आप याद रख सकते हैं अकबर था। ठीक है, सन 1600 में बनी है और अकबर का कार्यकाल रहा है 1556 से लेकर 1605 तक। याद रखेंगे, 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये फ्रांसिस जेवियर से पूछा गया है। फ्रांसिस जेवियर,
ठीक है। अब फ्रांसिस जेवियर का जो ये क्वेश्चन है ये करंट से भी रिलेटेड है और ये पुर्तगालियों के भारत में आगमन से भी रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फ्रांसिस जेवियर जेसुइट ऑर्डर, जेसुइट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके के ईसाई पादरी, ठीक है, ईसाई आप कह सकते हैं, संत के संस्थापक सदस्यों में थे। एकदम बात सही है। फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी और वहाँ एक चर्च उन्हें समर्पित है। देखिए, चर्च तो उन्हें समर्पित है लेकिन उनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी। ठीक है, ये कथन तो गलत है। फ्रांसिस जेवियर का पर्व हर साल गोवा में मनाया जाता है। ऑब्वियस है भाई, वो चर्चा में थे तो मनाया ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला और तीसरा इसका सही उत्तर है। पहले जो है इसका मैं थोड़ा डिटेल आपको दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2021 में आया था और ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि दिसंबर 2020 में, जो दिसंबर 2020 का काल था, उसमें जो गोवा में सन फ्रांसिस जेवियर का जो ताबूत है, ठीक है, फ्रांसिस जेवियर का जो ताबूत है गोवा में जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उसका जीर्णोद्धार किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रांसिस जेवियर हैं वो एक महत्वपूर्ण ईसाई पादरी हैं जिसे जेसुइट संप्रदाय कहा जाता है। उसके वो संस्थापकों में थे और वो एक स्पेन के संत थे। ठीक है, स्पेनिश संत थे। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि उनका जो जन्म है वो लगभग 1506 के आसपास हुआ था, यानी वो 16वीं शताब्दी के संत थे। ठीक, स्पेन में उनका जन्म हुआ था। वो एक मिशनरी थे और उन्होंने जो है जब पुर्तगाली भारत में एस्टेब्लिश हुए तो वो गोवा में आए। ठीक है, और पूरे 16वीं सेंचुरी में जब तक वह जो है जिंदा रहे तब तक जो है उन्होंने एशिया में जो ईसाईयत है उसका प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, 1542 में 1542 में जो है वो गोवा पहुंचे थे और अगले 12 सालों में उन्होंने दुनिया के अलग अलग कोनों में, आप कह सकते हैं एशिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो जेसुइट मिशंस हुआ करते थे, ईसाई पादरियों के जो मिशन हुआ करते थे, उनकी एक पूरी सीरीज का नेतृत्व किया। ठीक है, वो मोजाम्बिक गए, मलक्का गए, गोवा गए, जापान गए, बोर्नियो गए। ठीक, अलग अलग क्षेत्रों में गए। ठीक, और इसी क्रम में वह जो है 1552 तक जीवित रहे, 1552 तक जीवित रहे, जब वह उस समय चीन में थे। ठीक है, चीन के पास ही जो है शांगचुआन करके एक एरिया है, वहीं पर जो है बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। इस रूप में उनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चाइना में हुई थी। हालांकि बाद में उनका शव गोवा में लाया गया था और वहाँ पे उनका चर्च वगैरह भी बनाया गया। वह जो है ईसाई पादरियों के रूप में काफ़ी सम्मानित हैं और इसी वजह से सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो पर्व है वो हर साल 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर को गोवा में मनाया जाता है और इसमें छुट्टी भी होती है। ठीक है, तो इस रूप में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप याद रख सकते हैं, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इस रूप में आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3, यानी सी उत्तर होगा। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये 15वां क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका पूछा गया था। ठीक है, इसमें सन नहीं दिया हुआ है, ये 2023 में पूछा गया था। ठीक है, आप याद रख सकते हैं 2023 का ये क्वेश्चन है। अभी मैंने इसकी कहानी सुनाई। ठीक है, अभी मैंने इसकी कहानी सुनाई पुर्तगाली गवर्नरों में से कि मध्यकालीन गुजरात के निम्नलिखित में से किस शासक को दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था। मैंने अभी आपको कहानी सुनाई। ठीक है, अभी आपको याद होगा किसका नाम बताया था? तो बहादुर शाह का नाम बताया था। ये चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में 2019 से ही है, क्योंकि 2019 में क्या किया भारत सरकार ने कि जो दादरा नगर हवेली और दमन दीप, जो पहले 2 अलग अलग यूटीज हुआ करती थी, इन दोनों यूटीज का विलय कर दिया था 2019 में। उसके बाद से ही दादरा नगर हवेली दमन दीप की कहानी जो है, ऐतिहासिक संदर्भ जो है, वो चर्चा में आ गया है। ठीक, और इसकी कहानी मैंने आपको क्या बताई थी कि गुजरात का जो शासक बहादुर शाह था उसने पुर्तगालियों के साथ एक संधि पे हस्ताक्षर किए थे जिसमें ये तय किया गया था कि जो पुर्तगाली होंगे वो मुगलों के खिलाफ आप गुजरात के शासक को मदद करेंगे और इसके बदले में जो है कहा जाएगा कि हम आपको द्वीप देंगे। ठीक है, बाद में हुमायूं का प्लान थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हुई। तो फिर बाद में बहादुर शाह ने बोला कि आप हमारा द्वीप हमें वापस कर दो, लेकिन पुर्तगालियों ने वापस करने से इनकार कर दिया। इसी बात पर जो है झगड़ा हो गया। जो बहादुर शाह है उसको बुलाया गया, पुर्तगाली बोले कि चलो आके बात कर लेते हैं, जहाज पे उसे बुलाए और उसे धक्का देके मार दिए। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कहानी मैंने आपको ये सुनाई। आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी ये जो क्वेश्चन है ये करंट से भी रिलेटेड हो गया और साथ ही साथ जो आपका स्टैटिक पार्ट है उससे भी रिलेटेड हो गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
चलिए, तो इस तरीके से आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने डिस्कस की, जिसमें यूपीएससी के जो लगभग 15 क्वेश्चंस थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अब आपको करना क्या है, तो इससे रिलेटेड जो पीडीएफ आपके साथ शेयर की जाएगी, जो पीपीटी आपके साथ शेयर की जाएगी, उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, और फिर जो नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा उसमें हम दूसरे पीसीएस के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 34-35 क्वेश्चन इसमें से आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज्ञानपुर की आज इस पहल में हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए। हम उम्मीद करते हैं कि हम जो आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा होगा। आपको करना क्या है, तो बस इतना करना है कि YouTube पर जो वीडियोस जा रहे हैं उनको लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना है। तो चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक को आपके साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।